पिछले चैप्टर में दोस्तों हम लोगों ने रूरल लाइवलीहुड्स की बात की थी कि गांव के इलाकों में, रूरल एरियाज में लोग अपने लाइवलीहुड रिक्वायरमेंट्स को कैसे मीट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ। इस चैप्टर में फ्रेंड्स, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, इसमें हम अर्बन लाइवलीहुड्स की बात करेंगे, देखेंगे शहर में लोग कैसे अपने लाइवलीहुड्स को पूरा करते हैं। तो ये चैप्टर 9 है, क्लास 6 की पॉलिटी की किताब का, टाइटल सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। आगे देखें दोस्तों, ये जो फोटो आपको नजर आ रही है, इस फोटो में आपको कुछ तरीके दिख रहे हैं कि कैसे शहरों में लाइफ जी जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक रेडी वाला मूंगफलियां बेच रहा है। यहाँ पे देखें, ये रेडी वाला मूंगफली बेच रहा है। बच्चे स्कूल पकड़ के ऑफिस जा रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि काम करने के लिए जाते हैं तो इस बसों के थ्रू जाते हैं। फिर ऊपर आप देख सकते हैं कि बैंक्स हैं, तो इस बैंक्स में बैंकिंग के काम होते हैं। इधर एक पर्सन खाना बना के बेच रहा है। यहाँ फैक्ट्रीज है, तो उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं जाके। बच्चे यहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर से थोड़ा बहुत आपको दिखा रखा है कि कैसे सिटीज में लाइफ काम करती है। और जो सिटी की लाइफ है वो गांव की लाइफ से काफी हद तक अलग है। वैसे तो मैंने पहले बहुत बार बात की कि भाई सिटी की लाइफ गांव की लाइफ से कैसे अलग है, पर ये चैप्टर बेसिकली उसी से डील करता है। तो यहां पे देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है कि हमारे देश में 5,000 से ज्यादा ऐसे टाउन हैं और 27 से ज्यादा इस तरीके के शहर है। तो शहर मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ी सिटीज है वो लगभग 27 है, और 5,000 टाउन्स है जो कि शहरों जितने बड़े नहीं है, कस्बे नहीं है, लेकिन गांव से बहुत बड़े हैं। अब जैसे कि अगर आप कुछ सबसे बिल्कुल मेट्रोपोलिस की बात करो, तो जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, इसमें अब आप जोड़ दीजिए बैंगलोर को जोड़ दीजिए, तो इन सब जगहों पे भैया 10 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले लोग रह रहे हैं। ये बोलते थे सिटी नेवर स्लीप्स, कहते हैं ना, मुंबई नेवर स्लीप्स। इतना ज्यादा लोग हैं, इतना ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इतनी ज्यादा नौकरियां हैं कि लोग हमेशा काम करते हैं। कॉल सेंटर में जाइए, पूरी रात काम चल रहा है। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम है कि लोग सो रहे हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई, नहीं, लगातार चल रही है। तो अब यहाँ पे समझना ये है दोस्तों कि यहाँ पे लोग काम किस तरीके से करते हैं सिटीज में। कुछ लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयड अपने खुद के काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में, कुछ लोग बिजनेसमैन में। जो खुद के काम करने वाले हैं वो रेडी वाले हैं, वेंडर्स हैं, ठीक है, स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग हैं, डेली वेज वर्कर्स बहुत सारे हैं। ऑर्गेनाइज्ड में आप देख सकते हैं बीपीओ, कॉल सेंटर में या दूसरी जॉब्स में काम करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन जिन्होंने अपना खुद का धंधा खोल रखा है। तो इन सबके कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। शुरू करते हैं विद द वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। ये एक ऐसा शहर है जहां पे मेरा कजिन रहता है, ठीक है। जो पर्सन नरेट हो रहा है वो बता रहा है। यहाँ पे मैं बहुत कम बार आया हूँ, काफी बड़ा शहर है ये। जब मैं एक बार यहाँ पे आया तो मेरा कजन मुझे घुमाने के लिए ले गया। हम लोग घर से बहुत जल्दी सुबह सुबह निकल गए। जब हम लोग मेन स्ट्रीट पे पहुंचे तो हमने देखा भैया वहां पे तो भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ है, सब लोग सड़क पे आ चुके हैं। जो सब्जी वाला है वो अपनी सब्जियां बेच रहा है, ठीक है। लोग, उसने सब्जियां कुछ इस तरीके से बाहर दुकान पे रख रखी है कि सबको नजर आए। फिर उसके स्टॉल के पास ही एक पर्सन है जो कि फ्लोरिस्ट है, वो फ्लावर बेच रहा है। तो हम लोगों ने भी एक रेड रोज खरीदा, एक येलो रोज खरीदा। फिर अपोजिट की पेमेंट पे एक पर्सन चिल्ला चिल्ला के न्यूज़पेपर बेच रहा है और सब लोग न्यूज़पेपर खरीदने के लिए उसके पास जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा निकल रहे हैं, ठीक है, स्कूल की बसेस निकल रही हैं, सब लोग दिख रहे हैं। फिर एक पेड़ के नीचे एक मोची कॉबलर बैठा हुआ है, तो जो लोग जा रहे हैं वो अपना पैर उसके सामने रखते हैं। उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस पर वो जूते पॉलिश कर देते हैं। किसी का जूता फटा है तो उसको सिल देते हैं, अपने टूल्स मटेरियल्स लेके बैठे हुए हैं। फिर बगल में ही एक बार्बर बैठा हुआ है, बाल काटने वाला, वो लोगों के बाल काट रहा है, शेव बना रहा है। तो इस तरीके की हम लोग को फिगर्स देखने को मिल जाते हैं और इनको ठीक ठाक धंधा भी मिल जाता है, ठीक ठाक बिजनेस भी मिल जाता है, क्योंकि इस समय पे लोग इस तरीके की चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। किसी को ऑफिस जाना तो उसके शूज पॉलिश नहीं तो शूज पॉलिश करवा लिए। किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है तो ऑफिस में सब लोग बोलेंगे भाई दाढ़ी क्यों बड़ी हुई, तो उसने दाढ़ी बनवा ली। तो इस तरीके से सबका काम चल रहा है। फिर आगे देखते हैं भैया कि थोड़ा आगे एक वुमेन है, वो एक कार्ट खींच रही है। उस कार्ट में प्लास्टिक बॉक्सेस हैं, बॉटल्स बेच रही है, हेयर पिन्स बेच रही है, क्लिप्स बेच रही है। तो इस तरीके की चीजें बहुत कॉमन दिख रही हैं दोस्तों। एक साइकिल ट्रॉली पे सब्जियां बेच रहा है। फिर ऑटो रिक्शा वाले और सीधे सीधे सिर्फ रिक्शा वाले, जैसे ये इस फोटो में रिक्शा वाला दिखा रखा है, ये रिक्शा वाला खड़ा है, कस्टमर्स का इंतजार कर रहा है। तो 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में ये अपने रिक्शे को घुमाएगा और पैसे कमाएगा। तो एक ऐसे साइकिल रिक्शा वाले की कहानी, ऑटो रिक्शा नहीं, साइकिल रिक्शा वाले की कहानी है बच्चू मांझी। तो बच्चू मांझी ने बोला कि भैया मैं बिहार में अपने गांव से आया था, वहां पे मैं एक वेजन की तरह काम करता था। मेजन आप कह सकते हो मिस्त्री, ठीक है। मिस्त्री आपने देखा होगा दोस्तों, जब आपके घर बनते हैं तो, ठीक है ना, आपका ईंटों को लगा के एक दीवार बनाना, तो इस तरीके का मिस्त्री जैसे काम को आप मेजन कह सकते हो। वैसे मेजन एक बहुत वाइड वर्ड है, इसमें बहुत सारे और प्रोफेशंस भी आ जाते हैं। तो ये बच्चू मांझी बताता है कि मेरी वाइफ और 3 बच्चे गांव में रहते हैं, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, ठीक है। हमारे पास किसी भी तरीके का कोई लैंड नहीं है, तो मुझे काम की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे आके रिक्शा चलाता हूँ, क्योंकि गांव में मेजनरी वर्क रेगुलरली मिलता नहीं है।
और जो इनकम मैं गांव में कमाता था उससे मेरे घर का खर्चा चलता नहीं था, मेरे बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, ये सब चीजें नहीं चलती थी। पढ़ाई छोड़िए, खाना ही पीना ठीक से नहीं चल रहा था। जब मैं सिटी में आया तो मैंने एक ओल्ड साइकिल रिक्शा खरीदा और इसको मैंने चलाना शुरू कर दिया। इस ओल्ड ऑटो रिक्शा को भी मैंने पैसे देके खरीदा, जिसकी इंस्टॉलमेंट्स मैं रेगुलरली भरता हूँ। मैं रोज सुबह बस स्टॉप पे आता हूँ, कस्टमर्स का इंतजार करता हूँ, सुबह से लेकर रात को 8:30 बजे तक मैं काम करता हूँ। मैं 6 किलोमीटर तक की दूरी पे लोगों को छोड़ता हूँ। हर कस्टमर मुझे 10 से 30 रुपए देता है, ठीक है। और ये काम इतना ज्यादा फिजिकली इंटेंसिव है कि जब मैं बीमार होता हूं तो मैं इस तरीके का काम नहीं कर पाता हूं। मैं अपने दोस्तों, कई सारे दोस्तों के साथ एक रेंटेड रूम में रहता हूं। वो सब पास की एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल हालत है कुछ कुछ मेरी जैसी ही है। मैं 200 से 300 रुपए हर दिन कमाता हूं, जिसमें से 100 से 150 रुपए मैं खाने और रेंट में खर्च कर देता हूं। बाकी मैं अपनी फैमिली के लिए सेव कर लेता हूं, और हर साल में जब मैं 1 या 2 बार जब अपने घर जाता हूं तो ये पैसा उनको दे आता हूं या फिर मनी ऑर्डर से भिजवा देता हूं। इसने बोला कि सिर्फ मैं अकेला अकेला मेंबर नहीं हूं अपनी फैमिली का, मेरी वाइफ भी जब भी उसको छोटा मोटा काम मिलता है, एग्रीकल्चरल वर्क मिलता है गांव में, तो वो भी वो काम कर लेती है। तो यहां पे देखते हैं, बच्चू मांझी की तरह ही भाई शहर की सड़कों पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। एक सर्वे हुआ था अहमदाबाद सिटी में, वहां पता चला कि 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द सिटी वो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। वो इस तरीके से स्ट्रीट्स पे काम कर रहे थे, तो रेडी लगा रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, ठीक है ना, साइड में बार्बर की दुकान खोल रखी थी, मोची की दुकान खोल रखी थी। तो 12% ऑफ द अहमदाबाद की जो आजादी थी, जो काम करने वाले लोग थे, वो यही थे। तो इस तरीके के काम वो कर रहे थे। ये अनऑर्गेनाइज्ड लॉट में बिलोंग करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का अगर एक लाइन में हम फर्क समझना चाहे फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स में एक फर्क है कि ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के पास कुछ, आप कह सकते हैं इंश्योरेंस, कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा अवेलेबल होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के पास वो नहीं होती। जैसे ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एक प्रॉपर कंपनी में बात करते हैं, तो कंपनी में एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह वो काम करते हैं, तो उनकी जो जॉब की सिक्योरिटी होती है वो ज्यादा होती है व्हेन कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। इनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को एक प्रॉपर छुट्टियां मिलती हैं, साल में इतने साल वो पेड लीव ले सकते हैं। इनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को अगर निकाला जाना है तो एक प्रॉपर रीजन से निकाला जाएगा। इनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पीएफ, पीपीएफ। हर महीने कंपनी उनकी सैलरी में से थोड़ा बहुत पैसा काट के गवर्नमेंट के पीपीएफ में या किसी और एनपीएस में इन्वेस्ट करती है। तो इस तरीके के फैसिलिटीज होती हैं ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के पास। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के पास कुछ नहीं होता है। ये रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, आप कैसे लीजिए कि ये रिक्शा चलाते हैं। बहुत सारी लेडीज हैं घर में, आपको मेड का काम करते हुए नजर आएंगे, ऑफिस में चाय देने वाले, पियून अगर वो परमानेंट है तो फिर भाई वो ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, नॉन परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया तो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। तो इस तरीके के लोगों के पास किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, इंश्योरेंस नहीं होता, पेड हॉलीडे नहीं होती। तो ये फर्क है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। जितने भी स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग नजर आ रहे हैं, सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ये अपने दम पे काम करते हैं, इनको कोई इंप्लॉय करता नहीं परमानेंटली, ठीक है। अच्छा, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर वाले इंप्लॉयमेंट में आते हैं, उनकी जो इंप्लॉयमेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, परमानेंट नहीं होती। तो कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयमेंट वाले भी आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएंगे। हालांकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का एक मेजर पोर्शन ये स्ट्रीट वाले ही लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो स्ट्रीट पे काम करने वाले लोग हैं, डेली वेजर्स है, जिनके पास किसी भी तरीके का कोई परमानेंट काम नहीं। जिस दिन मिल गया उस दिन पैसा आ गया, जिस दिन नहीं मिला उस दिन पैसा टन गोपाल, ठीक है। तो इनको अपने पैसों के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कितना खरीदना है, कितना खर्च करना है। खासकर वो लोग, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल्स जो बेचते हैं सड़कों पे, वेजिटेबल बेच रहे हैं या इडली लेके बेच रहा है, तो अब ये पर्सन खुद ही डिसाइड करेगा कि भाई मेरी कितनी सेल हो सकती है, उस सेल के हिसाब से सामान खरीदेगा और फिर उसको जाके बेचेगा। तो ये इनके पास, इनका मार्जिन इतना कम होता है ना दोस्तों कि ये कभी भी एक्स्ट्रा सामान खरीद नहीं सकते, ठीक है। जितना बेच सकते हैं उतना ही खरीदेंगे। कोई इनके पास परमानेंट स्ट्रक्चर है नहीं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स लगा के काम करते हैं, यानी कि रोड के साइड में कहीं पे लगा लेंगे, कोई स्टॉल सा होगा, स्टॉल को लगा लेंगे और जैसे ही कोई म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी स्टॉल उठा के भाग जाएंगे वहां से। कुछ इस तरीके से लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर जैसा कि मैंने बताया, दे में बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। कभी भी पुलिस या म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आके इनके शॉप्स को हटा सकती है। मुंबई में तो ये अक्सर कर देखने को मिलता है। किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है इनके पास। बहुत सारी शहर में जगह ऐसी होती है जहां पे ये हॉकर्स का घुसना अलाउड नहीं होता। हॉकर्स मतलब ये जो स्ट्रीट विक्रेता होते हैं, जो जगह जगह जा जाके चीजों को बेचते हैं। अब ये वेंडर्स कौन सी चीजों को बेचते हैं? ये वेंडर्स बेसिकली उन्हीं चीजों को बेचते हैं दोस्तों जिनको ज्यादातर ये घर में बना सकते हैं, या फिर इसमें वेजिटेबल वाले होंगे। तो एक वेजिटेबल वेंडर क्या करेगा कि एपीएमसी मंडी में चला जाएगा,
और एपीएमसी मंडी से जाके खरीद लेगा। अगर पास में, मान लीजिए एपीएमसी मंडी पास में नहीं है, तो एपीएमसी मंडी से जो थोक विक्रेता होते हैं, जो सामान खरीद के लाते हैं, उस विक्रेता से जाके अपना सामान खरीद लेगा, बेचने लगेगा। फिर जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मेरे घर के पास ही एक इडली वाला है, तो वो इडली अपने घर में बनाता है और सुबह सुबह इडली डोसे लेके एक बड़े से डब्बे में निकलता है, अपने सर पे चढ़ा के, और जगह जगह जाके घरों में जा जाके बेचता है। तो इस तरीके से बहुत आपको न्यूमरस एग्जांपल्स मिल जाएंगे इस तरीके के हॉकर्स के, जो जगह जगह पे जाके चीजों को बेचा करते हैं। ठीक है, और ज्यादातर लोग ये अपना खाना घर पे बनाते हैं। यहां पे देखिए एक परमानेंट सेटलमेंट आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं। ठीक है, इनका सामान आपको यहाँ नजर आएगा। इसके आसपास की जगहों पे ही ये लोग घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। ये जो आपको रिक्शा ठेला सा दिख रहा है, इस ठेले पे वो यहाँ पे सामान रख लेंगे और ले लेके जगह जगह पे घूम घूम के अपने सामान को बेचेंगे, और फिर यहीं पे आके इन्हीं स्लैब्स पे या नीचे सो जाएंगे। इस तरीके से ये लोग अपनी जिंदगी काटते हैं, क्योंकि इनके पास रहने की जगह ही नहीं है। चॉल्स में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स में जब रहते हैं, मान लीजिए कोई अगर ऐसा सेटलमेंट हो गया जिसको पुलिस ने रातों रात उखड़वा दिया, म्युनिसिपैलिटी ने रातों रात उखड़वा दिया, तो एकदम से होमलेस हो जाते हैं, तो कहीं पे भी सड़कों पे आपको सोते हुए नजर आएंगे। अक्सर कर आपने सुना होगा कि दिल्ली में दारू पिए हुए आदमी ने सड़क पे सोते हुए लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। वो तभी होता है दोस्तों, उनके पास सोने की जगह नहीं है, तो वो सड़क पे ही सो रहे हैं। हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं। एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 150 करोड़ है लगभग। ठीक है, यहां पे डाटा 1 करोड़ दिखा हुआ, हालांकि इस डाटा को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि इट इज एन आउटडेटेड ओल्ड डाटा। अब देखिए, अब तक जो स्ट्रीट वेंडिंग थी, यानी कि स्ट्रीट्स पे जा जाके चीजों को बेचना, ये एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ, आप कह सकते हैं, बिजनेस नहीं माना जाता था। इनको एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक देखा जाता था। जो लोग चल रहे हैं उनको ले एज ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप किसी स्ट्रीट लाइट पे रुके हो, तो स्ट्रीट लाइट पे बहुत सारी लेडीज, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, वो कभी देखोगे कि फूल बेचने आपके पास आ रहे हैं, कभी आप देखोगे कि भैया वो आपकी गाड़ी पे लगने हुए वाइपर्स बेचने आ रहे हैं, कुछ आएंगे कि आपकी जो गाड़ी की स्क्रीन है उसको आके ऑटोमेटिकली साफ करने लगेंगे अपने आप से, और कुछ लोग होंगे कि साइड में फूल वगैरह बेच रहे होंगे या कुछ खाने पीने का आइटम बेच रहे होंगे। तो इस तरीके के बहुत से लोग आपको दिखेंगे, और इनको देखा जाता है, पुलिस कभी कभी इनको एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक देखते हैं। लेकिन बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन लोगों के हित में आज की डेट में काम कर रहे हैं, ताकि ये लोग कमा चमा के अपना लाइवलीहुड चला सके। तो अब धीरे धीरे इनके राइट को, इनके रोल को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो लोकल गवर्नमेंट से, म्युनिसिपैलिटीज है, इवन स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली में भी कभी कभी इन स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर बहस होती है, और इस चीज को आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि हाँ भाई, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये लोगों को भी क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू इनका लाइवलीहुड भी चल जाता है। तो अगर गवर्नमेंट इनके लिए स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट इनको स्ट्रीट वेंडर्स की तरह जीने की आजादी दी जाए। इसीलिए एक बैलेंस के साथ इनको अलाउ किया गया है, ताकि इनको एज अ स्ट्रीट वेंडर काम करने दिया जाए, ताकि ये जाके लोगों को चीजें बेच सके, अपना लाइवलीहुड चला सके। और साथ साथ इस बात पे भी ध्यान दिया जाए कि कुछ एरियाज इनके लिए आउट ऑफ बाउंड रखे जाए, जैसे कि इनको सीधे सीधे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि ये सड़कों पे ना आए। कुछ आइडेंटिफाइड जोन्स में ये अपनी दुकानें लगा सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाइड जोन्स इन अ मैटर ऑफ टाइम एक बड़ा मार्केट बन जाएंगे, लोकल मार्केट, जहां पे लोग ऑन स्पेसिफाइड डेज या ऑन स्पेसिफाइड टाइम्स आके सामान खरीद रखें। तो एक बैलेंस में चीजों को करने की जरूरत है, ताकि जो नॉर्मल लाइफ है, जो रूटीन कोर्स है लोगों का, वो भी डिस्टर्ब ना हो और इन लोगों का भी खर्चा चला जाए। तो सिटीज में, टाउन्स में हॉकिंग जोन्स एस्टैब्लिश करने की बात करी जाती है, कई जगहों पे एस्टैब्लिश भी किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल वेंडर्स हैं जिनसे कहा जाता है फ्रीली घूम सकते हो, बट अगर आप फ्रीली घूम रहे हो तो आप इस तरीके से घूमोगे कि आप किसी भी ट्रैफिक को या किसी नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क को डिस्टर्ब नहीं करोगे। और इन्हीं हॉकर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को कमिटीज का भी हिस्सा बनाया जाता है लोकल लेवल पे, और वो कमिटीज उन डिसीजंस में अपने इनपुट्स देती हैं, जो डिसीजंस उनके लिए लिए गए हैं, ताकि कहां कहां पे वो हॉकिंग कर सकते हैं, कैसे वो अपने डेली लाइफ को चला सकते हैं इन द मार्केट। तो जैसा कि जो पर्सन स्टोरी नरेट कर रहा है, वो अपने कजिन के साथ जब मार्केट में पहुंचा, आई थिंक वो स्टोरी नरेट कर रही है, लड़की है, तो जब वो मार्केट में पहुंची तो उसने देखा कि शॉप्स जस्ट खुल रही हैं, प्लेस एकदम भरा हुआ है, फेस्टिवल सीजन है, तो बहुत अलग अलग तरीके की दुकानें दिख रही हैं। कुछ दुकानें मिठाइयां बेच रही हैं, कुछ टॉयज बेच रही हैं, कपड़े, जूते, चप्पल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सब बिक रहे हैं। वहां पे एक डेंटिस्ट क्लिनिक भी था, तो जो कजिन थी उसकी, उसका डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था, तो पहले वो डेंटिस्ट के पास गए, वहां पे जाके इंतजार करके उन्होंने अपना इलाज कराया। उसके बाद फिर वो दूसरी जगहों के लिए निकले। तो डेंटल क्लिनिक से निकलने के बाद वो कजिन एक न्यू गारमेंट शोरूम में गई कपड़े दिलाने के लिए। इस लड़की को, जो कि एक स्टोरी को नैरेट कर रही है, उस शोरूम में 3 फ्लोर थे, हर फ्लोर में अलग अलग लोगों के कपड़े थे। हम लोग उस फ्लोर पे गए, ये लोग उस फ्लोर पे गए जहां पे गर्ल्स के लिए कपड़े थे। अब यहाँ पे 2 लड़कियों की कहानी है, एक हरप्रीत और एक वंदना, दोनों बिजनेस पर्सन हैं।
हरप्रीत क्या कह रहा है? माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ फैमिली शॉप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। ये हरप्रीत कह रहा है या कह रही है पता नहीं, चूंकि हरप्रीत इज बेसिकली अ नेम ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। वहीं पे वंदना क्या कह रहा है कि हम लोगों ने इस शोरूम को कुछ साल पहले खोला था। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूं, हमारा बिजनेस थोड़ा बदल गया है। आजकल लोग रेडीमेड क्लॉथ्स को पहनते हैं और फिर उसके बाद स्टिच कराते हैं। चूंकि मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूं तो मेरा काम स्टिचिंग से चलता था, बट अब हम लोग भी गारमेंट के बिजनेस में आ रहे हैं क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो रेडीमेड गारमेंट्स का हो गया है और एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले लगा के हमें उनको बेचना पड़ता है। उस तरीके से हरप्रीत क्या कह रहा था या कह रही थी कि भैया मेरे फादर और एक अंकल एक स्मॉल शॉप में काम करते थे, लेकिन फेस्टिवल टाइम्स पे संडे में मैं और मेरी माँ भी हमारे अंकल को हेल्प करते थे। जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया हमारी दुकान ठीक ठाक चल रही है। अब यहां पे वंदना का कहना है कि फॉर आवर शोरूम वी बाई थिंग्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस, वी बाई मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, सम मटेरियल फ्रॉम नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, वी सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि शोरूम वाली जो वंदना थी उसका यह कहना है कि हम बेचने का सामान मुंबई से भी खरीदते हैं, अहमदाबाद से भी खरीदते हैं, लुधियाना से भी खरीदते हैं, त्रिपुरा, नोएडा, गुड़गांव, हर जगह से खरीदते हैं। कुछ सिलेक्टेड मटेरियल हम लोग फॉरेन कंट्रीज से भी इंपोर्ट करते हैं। यानी कि वंदना वाले शोरूम को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। प्लस वंदना को शोरूम को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की जो जरूरत है उसमें एक चीज है मार्केटिंग। तो उस मार्केटिंग के लिए वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में, भाई लोकल सिनेमाज में, मुंबई के लोकल सिनेमाज में या दिल्ली के लोकल सिनेमाज में, इवन इनफैक्ट अब छोटे टाउन्स के लोकल सिनेमाज पे भी वहां पे लोकल जो आप कह सकते हैं ना कि वो जो आउटलेट्स होंगे उनके एड्स रेगुलरली आते रहते हैं। फिर टेलीविजन पे, लोकल टेलीविजन पे वो ऐड देते हैं तो केबल वाले से बोल देंगे भाई एक ऐड चला देना बीच में, ठीक है, रेडियो चैनल वाले से बोल देंगे। तो इस तरीके से ये लोग एडवर्टीजमेंट में भी ठीक ठाक पैसा खत्म करते हैं। अभी अभी ये जो वंदना की बिल्डिंग है जिसमें उसका शोरूम है वो रेंट पे वो खरीदने की भी सोच रहे हैं। तो पहले जब उन्होंने दुकान स्टैब्लिश की थी तो मार्केट उतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब ये मार्केट बहुत बड़ा हो गया है, लोग आसपास के अपार्टमेंट्स में रहने रहे हैं, हमारा बिजनेस बढ़ गया है, हमने भी पास में एक अपार्टमेंट फ्लैट ले लिया और हम लोग यहीं पे पास में रह के बिजनेस करते हैं। तो कुछ वंदना और कुछ हरप्रीत जैसे लोगों की यहाँ पे जो हालत है वो थोड़ी अच्छी है। यहाँ पे बेसिकली देखिए एक्चुअली कंपैरिजन करने की कोशिश की गई किनसे। एक तो मैंने बताया जो स्ट्रीट वेंडर्स थे जो बिल्कुल ही आपके डेली वेज वाले थे, और एक यहाँ पे हरप्रीत और वंदना जैसे लोग भी हैं। तो हरप्रीत वंदना जैसे जो लोग होते हैं वो भाई शॉप्स को ओन करते हैं। सिटीज में बहुत अलग अलग जगह पे मार्केट्स हैं, वहां पे शॉप्स ओन करते हैं। कुछ बड़े शॉप वाले हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनकी शॉप का काम बड़ा होता है, ये खुद किसी से एम्प्लॉयड नहीं है लेकिन इन्होंने लोगों को एम्प्लॉय कर रखा है जो इनके यहाँ पे आके काम करेंगे, ठीक है। तो कुछ लड़कियों को एम्प्लॉय कर रखा होगा जो कस्टमर्स को साड़ी दिखाएगी, कस्टमर्स को रेडीमेड गारमेंट्स दिखाएंगे। तो इस तरीके के आपको दिख जाएंगे दोस्तों। बहुत सारी ऐसी परमानेंट शॉप्स भी होंगी जिनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाइसेंस दिया होगा बिजनेस करने के लिए, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी एक मार्केट के लिए डिसाइड करता है कि वो मार्केट हफ्ते में कौन से दिन बंद रहेगा, और जितने भी तरीके के मार्केट्स होते हैं एक ना एक दिन हफ्ते का होता है जिस दिन वो मार्केट बंद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि मार्केट वेडनेसडे को बंद रहेगा तो फिर वो वेडनेसडे को बंद रहेगा। मुंबई में अगर आप देखोगे दोस्तों, मुंबई और नवी मुंबई साइड में मंडे को जो बार्बर होते हैं ना, जो बाल काटने वाले होते हैं, वो बंद होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें दोस्तों। फिर इन्हीं मार्केट्स में आपको बैंक्स भी मिल जाएंगे, कुरियर वाले भी मिल जाएंगे, दूसरे लोग भी मिल जाएंगे। तो यहां पे देखिए आपको एक कंपैरिजन दिखाया गया। एक तरफ है बिल्कुल ही गरीब लोग ठेला ले लेके इधर उधर घूम घूम के चीजें बेच रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की दुकान वाले हैं जिनकी परमानेंट दुकान है, चाहे छोटी दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, वो एक सेटल्ड बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी आपको शहर में देखने को मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। तो जो कजिन घूमने आई थी उसको जारी वर्क कराना था अपने कपड़ों पे, किसी एक ऑकेजन के लिए वो कपड़े चाहिए होंगे। तो जो कजिन उसको घुमाने लेके गई थी, जो डेंटिस्ट के पास गई थी, उसको पता था कि निर्मला नाम की एक लेडी है, वो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, उसको पता है कि ये जारी का वर्क कौन करेगा। उसके नेबर में बहुत ऐसे लोग हैं जो जारी का वर्क करते हैं। तो हमने बस पकड़ के वहां गए। बस भैया बिल्कुल बुरी तरीके से भरी हुई थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, कहीं पे भी जगह नहीं थी खड़े होने की। जैसे तैसे करके हम लोग उस बस से उतर गए और हम ये सोचने लगे कि भैया रोज लोग इस तरीके की बसों में चढ़ के कैसे काम पे जाते हैं। ऐसा उनके दिमाग में एक चीज आई जाती है नॉर्मली। फिर जब वो लोग वहां पे पहुंचे जहां उनको जाना था, वहां देखा कि बहुत सारे लोग रेलिंग्स पे बैठे हुए हैं, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, क्रॉसिंग में, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये एक्चुअली मैं समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स, ये फिनोमिनन हर शहर में होता है। हर शहर में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होती है जहां सुबह जाएंगे तो भीड़ में आपको 100-200 लोग खड़े हुए मिल जाएंगे। वो 100-200 लोग
अलग अलग तरीके के मिस्त्री, मजदूर, कारपेंटर, लेबर, इस टाइप के लोग होते हैं। वो सुबह वहां खड़े रहते हैं। उस लोकेलिटी के लोगों को पता होगा कि भाई ये वो जगह है जहां पे लोग खड़े होते हैं, तो वो वहीं पे चले जाएंगे और उनमें से लोगों को हायर कर लेंगे दिहाड़ी देके कि भाई आज चलो हमारे यहाँ पे ये काम है, तुम्हें 400 रुपए दिहाड़ी दूंगा या 300 रुपए दिहाड़ी दूंगा। इस तरीके का दिहाड़ी देके वो उन लोगों को काम करने के लिए ले आते हैं। इस तरीके के लोग, इस तरीके की भीड़, इस तरीके का जो होता है हर जगह मिलता है, ये हर शहर में मिलता है। आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना कि मम्मी पापा यहाँ पे दिहाड़ी मजदूर कहाँ मिलते हैं, तो वो बता देंगे आपको जगह। तो यहां दो बच्चियां देख रही, बात कर रही हैं, वो कह रही है कि ये जो जगह है जहां पे इतने सारे लोग आके खड़े हुए हैं, इसको लेबर चौक बोलते हैं। यहाँ पे डेली वेज लेबर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे मिस्त्री मिलेंगे, इलेक्ट्रीशियंस भी मिल जाएंगे, कारपेंटर भी मिल जाएंगे। तो ये लोग यहाँ के आसपास की कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करते हैं, मतलब तो डेली वेज जो मजदूर होते हैं वो भी मिल जाएंगे। हर तरीके के काम करने वाले लोग उस भीड़ में मिल जाते हैं। फिर फैक्ट्री एरिया में घुसी ये दोनों लड़कियां। वहां पे देखा बहुत सारी छोटी छोटी वर्कशॉप्स हैं, भैया लगातार वर्कशॉप्स लगी हुई हैं, सब उन हर वर्कशॉप में लोग काम कर रहे हैं। छोटे छोटे कमरे बने हुए, वहां पे स्विमिंग मशीन से वहां पे क्लोथ स्टिच किया जा रहा है। ठीक है, एक पर्सन एक स्विमिंग मशीन को ऑपरेट कर रहा है। फिर जो क्लोथ स्टिच हो रहा है वो साइड में रूम्स में गट्ठर बन के जमा होता जा रहा है। तो एकदम से निर्मला मिल गई। निर्मला एक लड़की को देख के बहुत खुश हुई, जिसको पहचानती थी। उसने बोला मैं ये जारी का काम करवा दूंगी। जो जो निर्मला लेडी थी वो एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में एज अ टेलर काम करती है। ठीक है, अ शर्ट इन द मार्केट वाले चैप्टर में दोस्तों, जो क्लास 7 की पॉलिटी किताब का है, उसमें मैंने आपको समझाया था कि एक टेलर को कितना पैसा मिलता है। कंपनी थी ना जो एक्सपोर्ट करती थी। अगर आपने मेरे उस चैप्टर को देखा तो जाके देखिए, अ शर्ट इन द मार्केट वाला चैप्टर है, शायद 8वां या 9वां चैप्टर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आप जाके देखिए, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये जो निर्मला है, जो एज अ टेलर की तरह इस एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, ये फैक्ट्री समर क्लॉथ्स बनाती है उन लोगों के लिए जो यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स में रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जो कपड़ा बनेगा वो एक्सपोर्ट होगा। ये निर्मला जैसी जो लेडीज हैं वो बहुत लंबे समय तक काम करती हैं। चूंकि निर्मला टेलर है, इसलिए जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा निर्मला का ही। लेकिन निर्मला का भी पैसा बहुत कम है। एक नॉर्मल दिन में वो जो काम करती है सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात के 10 बजे खत्म होता है। और भाई जिस मंथ में उसको काम मिलता है, उन मंथ्स में दिसंबर से अप्रैल तक के मंथ में उसको काम मिलता है, और उसमें सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उसे काम करना पड़ता है, और 6 दिन इन अ वीक काम करना पड़ता है। कभी कभी काम बहुत अर्जेंटली करना पड़ता है तो लगे ही रहना पड़ता है, तो संडे को भी काम करते हैं। निर्मला को एक दिन के 280 रुपए मिलते हैं 8 घंटे काम करने के। तो मान लीजिए अगर उसने 30 दिन भी काम किया तो उसकी जो तनख्वाह बैठती महीने की 8400 रुपए, जो कि बहुत कम है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? तो इतना समय काम करने के लिए अगर, और इसमें मैं ऑब्वियसली बात है संडेज को इंक्लूड कर रहा हूं, अगर संडे इंक्लूड नहीं है तो फिर आप 280 इंटू 26 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा महीने की तनख्वाह कितनी है। ओके, अच्छा, 8 घंटे काम करने के लिए 280 रुपए और 100 रुपए एक्स्ट्रा अगर वो एक्स्ट्रा काम करे। पर इतना एक्स्ट्रा काम आपके शरीर पे भी हैवी टॉल लेता है। कभी काम करके देखिएगा दोस्तों, 10 घंटे लगातार 7 दिन, बहुत कम ही लोग होंगे जो इतना काम कर पाएंगे। अच्छों की कमर टूट जाती है। फिर निर्मला कह रही कि जून तक काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री अपना स्टाफ कम कर देती है। निर्मला से बोला जाता है कि भाई अभी के लिए आप छुट्टी पे चले जाओ, बाद में आपको काम मिलेगा। तो 3 से 4 महीने तक अभी कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो वर्कर्स हैं निर्मला जैसी, इनके पास कभी कभी काम रहता है, कभी कभी काम नहीं करता है। ये कैजुअल बेसिस पे काम कर रही है। इनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो परमानेंट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वर्कर्स हैं, जिनको कभी भी कहा जा सकता है भैया आप जाओ। तो दीज आर दोज एम्प्लॉयर्स जिनको एम्प्लॉयर तभी बुलाता है। ये वो एम्प्लॉयज हैं जिनको एम्प्लॉयर तभी बुलाता है जब इस एम्प्लॉयर को जरूरत है। जब जरूरत नहीं है वो बोल देगा बाय बाय, बाद में बुला लूंगा। ठीक है, तो जब उस एम्प्लॉयर को ऑर्डर मिलेंगे तब वो काम करवाएगा, जब ऑर्डर नहीं मिलेंगे तब वो काम नहीं करवाएगा। अब 8400 रुपए में गरीब क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, कुछ नहीं पता। और वो भी लगातार नहीं है। ये होता कि पूरे साल मिले तो भी बात होती, भैया कभी कभी मिलेगा। तो निर्मला जैसी जो नौकरियां होती हैं वो परमानेंट नहीं है। और जो वर्कर्स अगर अपने पे या वर्किंग कंडीशंस के लिए कभी अपने एम्प्लॉयर से कंप्लेन करेंगे तो उनसे बोला जाएगा भैया नौकरी छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। किसी तरीके की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी छुट्टी काउंट हो जाएगी, आपके पैसे कट जाएंगे, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं आए, आपका रिप्लेसमेंट बोल दिया जाएगा। तो भैया क्लॉथ मिल यूनिट्स में वर्कर्स डे नाइट काम करते हैं। 2 शिफ्ट्स लगती हैं। एक शिफ्ट में 12 घंटे एक आदमी काम करेगा, दूसरी शिफ्ट में उसी मशीन पर 12 घंटे दूसरे आदमी काम करेगा, और भैया मशीन चलती रहेगी। समझ गए दोस्तों? एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, कॉल सेंटर भी एक तरीके का नया टाइप का एम्प्लॉयमेंट आया है। सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, ये कॉल सेंटर एम्प्लॉयज यहाँ बैठा दिए जाते हैं। इंडिया की कंपनीज भी कॉल सेंटर एम्प्लॉयज को हायर करती हैं, और जो बाहर की कंट्रीज होती हैं
वो भी इंडिया के कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स को अपना काम सोर्स कर देती है, आउटसोर्स कर देती हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं। कॉल सेंटर वाले लोगों की मैं बात करूंगा कि निर्मला जैसे लोगों से जो गारमेंट फैक्ट्री से काम कर रहे हैं उनसे हालत बहुत अच्छी है। कॉल सेंटर वालों को पैसे भले कम मिलते हैं, कम सैलरीज पे काम करते हैं, पर इनकी जो जॉब होती है वो थ्रू आउट द ईयर होती है। जब तक बिजनेसेस चल रहे हैं तब तक इनकी जॉब चलती रहेगी, इनकी जॉब बंद नहीं होगी। अब कोविड-19 जैसा कोई बवाल आ जाए तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल केस में कॉल सेंटर्स में जो लोग काम करते हैं उनको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है, बट वो इनकम कम होती है। क्योंकि होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेरिजॉन नाम की एक कंपनी है इंग्लैंड में। अब वेरिजॉन ये जो कंपनी है इंग्लैंड में अगर ये कॉल सेंटर एम्प्लॉयज में वर्कर्स को हायर करो, मान लीजिए वेरिजॉन मोबाइल कंपनी है, अब मोबाइल से रिलेटेड अक्सर कर लोग कॉल सेंटर पे काम करते हैं। अब अगर ये वेरिजॉन कंपनी कॉल सेंटर वाले एग्जीक्यूटिव्स को इंग्लैंड से रिक्रूट करेगी तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। और वेरिजन कंपनी को पता है कि इंडिया, श्रीलंका, फिलीपींस जैसी कंपनी में चीप लेबर मिल जाता है और उनको ठीक ठाक अंग्रेजी बोलनी भी आती है। तो ये वेरिजॉन नाम की कंपनी इंडिया के किसी कॉल सेंटर इंटरमीडियरी से बात करेगी, जैसे कि एक इंटरमीडियरी वी कस्टमर, एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है कॉल सेंटर में इंडिया की वी कस्टमर। तो ये वेरिजॉन वी कस्टमर से बात करेगा और वी कस्टमर वाले से बोलेगा कि भाई मुझे अपने कॉल सेंटर के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए, मैं आपको इतने $1 मिलियन का एक वो दे रहा हूं, आप हमारे बिहाफ पे सारी डीलिंग्स को देखेंगे। तो फिर क्या होगा कि वेरिजॉन कंपनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी और कस्टमर केयर पे फोन करना है तो वो कस्टमर केयर सीधे वी कस्टमर के कॉल सेंटर में मिलेगा दिल्ली में। तो इंग्लैंड के मोबाइल नेटवर्क पे किसी मोबाइल यूजर को अगर प्रॉब्लम होगी, उसका फोन किसे मिलेगा? जाके दिल्ली में बैठे, दिल्ली के वी कस्टमर के कॉल सेंटर में बैठे हुए कह सकते हैं एम्प्लॉय के पास फोन जाएगा और वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और ऑब्वियस ही बात है, वेरिजॉन कंपनी की जो मोबाइल डिटेल्स हैं, जो प्लान्स हैं, वो सब इन लोगों को समझाए जाएंगे, तभी तो वो उनकी क्वेरीज का जवाब देंगे। तो इस तरीके का काम होता है दोस्तों। तो कॉल सेंटर भी इज अ सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि निर्मला, जो कि एक टेलर फैक्ट्री में काम कर रही है, गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही है, उसके जॉब से अच्छा है। बट किसकी जॉब से बुरा है? तो ये हम एक और एग्जाम्पल है इन द ऑफिस एरिया। अब एक थोड़ी हाई प्रोफाइल की जॉब देख लेते हैं। उस कजिन की जो आंट है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती हैं। उन्होंने बोला कि भाई 5:30 बजे ऑफिस पहुंच जाना। तो ये दोनों लड़कियां उस 5:30 बजे ऑफिस गई ऑटो रिक्शा पकड़ के। जहां पे ऑफिस था वो बिल्कुल रिहायशी इलाका था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वहां पे। उस समय पे बहुत सारे लोग बाहर आ रहे थे, कुछ लोग कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे ताकि अपनी कार लेके निकल जाए, कुछ लोग बसेस पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो जो ऑन थी उस लड़की की, वो एक मार्केटिंग मैनेजर थी। मार्केटिंग मैनेजर एक ऐसी कंपनी की जो बिस्कुट बनाती है। तो जो फैक्ट्री है जहां पे बिस्कुट बनते हैं वो फैक्ट्री शहर के बाहर है, लेकिन बिस्कुट बन के फिर उस शहर में आएंगे और शहर से अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो बिस्कुट्स को बेचने के लिए जो काम था ना, उसमें मार्केटिंग मैनेजर थी उसकी आंटी। तो ये जो आंटी थी वो 50 सेल्स पर्सन को मैनेज करती थी। ये 50 सेल्स पर्सन सिटी के अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। इन सेल्स पर्सन का काम क्या है? इन सेल्स पर्सन ने अपने अंदर और बहुत सारे डेप्यूटी सेल्स पर्सन को एम्प्लॉय कर रखा है। ये सेल्स पर्सन पूरे सिटी में घूमते हैं, शॉपकीपर से बात करते हैं, शॉपकीपर्स को बिस्कुट प्रोवाइड करते हैं, उनसे पेमेंट लेते हैं। अलग अलग शॉप्स ढूंढेंगे जहां पे अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे, जहां पे वो अपने बिस्कुट्स को और ज्यादा बेच सकें। सुधा आंटी ने जो सिटी है उसको 6 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग बिस्कुट्स, और हर रीजन के सेल्स पर्सन से वो एक हफ्ते में एक बार मिलती है। सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करती है, उनको अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को सॉल्व करेंगे, अगर उसने ढंग से काम नहीं किया तो उसको डांटेंगी, किसी ने अच्छे से काम किया तो उसको इंसेंटिव देंगी। तो इस तरीके का काम देंगी। अब सुधा आंटी की जब खुद के इंसेंटिव्स की बात आई तो उनको एक रेगुलर सैलरी मिलती है, वो एक परमानेंट वर्कर है। उनकी जॉब लॉन्ग टर्म है, ऑर्गेनाइज जॉब है, प्रॉपर जॉब है, उनको पेड लीव्स मिलती हैं, ठीक है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि उनकी कंपनी उनकी तनख्वाह में से हर महीने कुछ पैसा डांट के अलग सेविंग्स में डालती है, और वो सेविंग्स जब वो बूढ़ी होंगी, रिटायर होंगी, उनको मिल जाएगा। वो सेविंग्स गवर्नमेंट के पास रहेंगी तो उस पर सीधे सीधे इंटरेस्ट भी आता रहेगा, और जब वो बूढ़ी होंगी तो उनको ठीक ठाक पैसा क्यूमुलेटिव मिलेगा। आप लोग अगर सरकारी जॉब निकालते हो तो एनपीएस कटता रहेगा आपका, और वो एनपीएस आपके रिटायरमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि आपको एक क्यूमुलेटिव अमाउंट में मिलेगा। और नहीं, सुधा आंटी को छुट्टियां मिलती हैं, संडे भी मिलते हैं, नेशनल हॉलीडे मिलती है, और भी कुछ छुट्टियां मिलती हैं जो कि पेड होती है। बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है उनको अपनी फैमिलीज के लिए, ठीक है। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गई, तो अगर वो छुट्टी लेंगी तो उनकी सैलरी नहीं कटेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं सिटी में जो ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं एज ए रेगुलर एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं दोस्तों। अब यहां पे हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने सिटी लाइफ में जितने अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस होते हैं, वो अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस को समझा है कुछ एग्जांपल्स के साथ, और आप उसको रूरल लाइवलीहुड के साथ कंपेयर करके जान सकते हैं कि कितना उसमें फर्क है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों।
जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक जरूर मार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें दोस्तों। लाइक तो जरूरी कर दीजिएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं जाएगा। जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ही यूट्यूब अपने एल्गोरिदम में मेरे वीडियोस को प्रमोट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।